हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS बाय राज सर क्लासेस में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का भूगोल। महेश कुमार वर्णवाल की बुक से हम पढ़ रहे हैं, NCERT बेस्ड है। और हमारी तीसरे नंबर की क्लास है आज, भारत का भूगर्भिक इतिहास आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं, हमारी क्लास में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। चलते हैं दोस्तों, अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं भारत का भूगर्भिक इतिहास। तो दोस्तों, भारत का भूगर्भिक इतिहास के बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले दोस्तों, किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के द्वारा, देखिए, किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। तलछट के जमाव से निर्मित भूमि में परतदार या अवसादी चट्टानों पाई जाती है, जिससे उर्वरा मृदा का निर्माण होता है। उदाहरण स्वरूप गंगा के मैदान को लिया जा सकता है। इसके विपरीत प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित मिट्टी अनुपजाऊ होती है, परंतु इसमें धात्विक खनिजों की बहुलता होती है। और दोस्तों, धात्विक खनिजों में कौन कौन से खनिज है देख लेते हैं हम। तो दोस्तों, धात्विक खनिजों में लोहा, सोना, मैंगनीज आदि को शामिल किया जाता है। भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। एक और प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती है, तो दूसरी ओर मैदानी भागों में क्वाटरनरी युग की नवीनतम परतदार चट्टानों की बहुलता है। इन भूतत्वीय विशेषताओं के कारण भारत के 3 वृहत भाग हैं। सबसे पहला भाग है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और ये पूरा संरचना के बारे में हम पढ़ लेंगे, भारत का भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे पूरा। चलिए जानते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो दोस्तों, यह गोंडवाना लैंड जो है उसका ही एक भाग है एवं भारत ही नहीं वरन विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद भारत के ही यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र के नीचे नहीं गया। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब नीस व शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निम्न क्रम मिलते हैं। अब देखते हैं हम कौन कौन से क्रम हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, भारत की चट्टानों का वर्गीकरण। देखिए, भारत की चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चट्टानों का वर्गीकरण देखते हैं। तो चट्टानों का वर्गीकरण किया गया है 5 प्रकार से किया गया है, 4 प्रकार से किया गया है। तो और देखते हैं हम कौन कौन से प्रकार हैं। अभी हम 4 प्रकार देख लेते हैं, उसके बाद हम अन्य प्रकार देखेंगे। तो दोस्तों, भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण 6 प्रकार से है। कौन कौन से प्रकार हैं देखिए, आद्य महाकल्प, ये है आद्य महाकल्प अथवा इसी को क्या बोलते हैं, आर्कियन चट्टानें। नेक्स्ट है दोस्तों पुराण महाकल्प की चट्टानें, ये है पुराण महाकल्प की चट्टानें। द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें, आर्य महाकल्प की चट्टानें, और अगर हम देखा जाए तो आगे 2 चट्टानें और हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। यह दोस्तों तृतीय जीवकल और उसी को क्या बोलते हैं, टर्शियरी क्रम की चट्टानें, और चतुर्थ जीवकल्प क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। तो दोस्तों, हम इसके बारे में डिटेल ले लेते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्रम हैं, कौन कौन से क्रम नहीं है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आद्य महाकल्प अथवा आर्कियन चट्टानें, आद्य महाकल्प अथवा आर्कियन चट्टानें के अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानें का क्रम है, आर्कियन क्रम की चट्टानें आती हैं और धारवाड़ क्रम की चट्टानें आती है। दोस्तों, पुराण महाकल्प की चट्टानें के अंतर्गत आती है कुड़प्पा क्रम। उसी के 2 प्रकार है कुड़प्पा के, निचली कुड़प्पा और ऊपरी कुड़प्पा। दोस्तों, उसके बाद आती है विंध्यन क्रम। विंध्यन क्रम में है दोस्तों, विंध्यन क्रम की चट्टानें में आ जाता है निम्न विंध्यन समूह और ऊपरी विंध्यन समूह। आपको ये याद रखना है कि कौन सा क्रम किसके अंतर्गत आता है, कौन सा कल्प के अंतर्गत आता है। जो भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण किया गया है उसमें आपको पूरी जानकारी याद रखना है।
प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, यह क्रम किसके अंतर्गत है, तो हमें बिल्कुल बनना चाहिए। तो दोस्तों कोड़प्पा क्रम, विंध्यन क्रम और दिल्ली क्रम की चट्टानें और हिमाचल क्रम की चट्टानें पुराण महाकल्प की चट्टानें के अंतर्गत आती है। दोस्तों नेक्स्ट है द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें। तो इसके अंतर्गत दोस्तों कैम्ब्रियन है, आर्डोविशियन है, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सेल्यूरियन और दोस्तों दूसरी है डिवोनियन और पांचवी है दोस्तों कार्बोनिफेरस। देखिए कार्बोनिफेरस का जो युग रहा है उसमें उसके भी 3 प्रकार हैं, ऊपरी कार्बोनिफेरस, मध्य और निचली कार्बोनिफेरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्य महाकल्प की चट्टानें। तो दोस्तों आर्य महाकल्प की चट्टानें के अंतर्गत ही गोंडवाना समूह की चट्टानें आती हैं, ये हमें याद रखना है। देखिए इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह, तो दोस्तों गोंडवाना समूह के अंतर्गत आती हैं निचली गोंडवाना, मध्य गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना। फिर आती दोस्तों ऊपरी कार्बोनिफेरस, ट्रियासिक समूह, जुरेसिक समूह भी इसी के अंतर्गत आता है और क्रेटेशियस समूह, दक्कन ट्रैप भी इसी के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा कौन सा कल्प है, तृतीय जीवकल्प, टर्शियरी क्रम। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हमारा कौन कौन से क्रम हैं, इयोसीन क्रम है, ओलिगोसीन तथा मायोसीन क्रम है, निचला प्लायोसीन अथवा शिवालिक क्रम है। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा चतुर्थ जीवकल्प, क्वार्टरनरी क्रम। तो इसके अंतर्गत 2 क्रम आते हैं, कौन कौन से हैं वह 2 क्रम, देखिए प्लीस्टोसीन क्रम और आधुनिक अथवा होलोसीन क्रम। ये हमने सारी जानकारी पढ़ चुके हैं। भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण हमने देख चुके हैं, 6 प्रकार से हैं, उसे हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आगे हम पढ़ाई करते हैं। देखिए दोस्तों दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार जो हम 3 वृहद भाग पढ़ रहे हैं उसमें पहला आता दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, इसको हमने अभी यहाँ तक पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत जो निम्न क्रम मिलते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। चलते वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला क्रम मिलता है आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो देखिए इसके अंतर्गत आर्कियन क्रम क्या है, अब हम पूरी जानकारी डिटेल में लेते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। ये प्राचीनतम चट्टानें हैं, अर्थात ये मूलभूत चट्टानें हैं। तो मूलभूत चट्टानें कौन सी हैं दोस्तों पृथ्वी की, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। पृथ्वी के इतिहास का लगभग 86.7% भाग का निर्माण कैम्ब्रियन पूर्व काल मतलब आर्कियन युग में हुआ है। आपको ये याद रखना है, अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है एवं इसमें जीवाश्मों का अभाव है। इसमें जीवाश्म नहीं मिलते, पेट्रोल डीजल ये वो सारी जो जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं ये इसमें नहीं मिलते हैं। ये नीस एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग आद्यकल्प मतलब आर्कियन चट्टानों से बना है। प्रायद्वीपीय भाग में आद्यकल्प चट्टानों के 3 पूर्ण परिभाषित प्रकार मिलते हैं, कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। बंगाल नीस, नीलगिरी नीस और बुंदेलखंड नीस। देखिए बंगाल नीस, नीलगिरी नीस और बुंदेलखंड नीस। बुंदेलखंड नीस दोस्तों सर्वाधिक प्राचीन है, ये हमें याद रखना है। आर्कियन चट्टानें भारत की खनिज संपदा का भंडार है। इन चट्टानों में देखिए इसमें जीवाश्म नहीं मिलता लेकिन इसमें खनिज संपदा का भंडार है। कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं हमें देख लेते हैं। लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी और सोना जैसी धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रचुरता है। देखिए इसमें जो जीवाश्म है वो पाया नहीं जाता, बाकी अन्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं आर्कियन चट्टाने में। चलिए ये चट्टानें मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड के छोटा नागपुर का पठार बहुत ही फेमस है, भारत का रूर बोलते हैं, दक्षिण पूर्व राजस्थान में पाई जाती हैं। महान हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी के समान ये चट्टानें मौजूद है। आप देख सकते हैं ये हमारा मैप है, ये देखिए
तो ये चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए दोस्तों, ये है छोटा नागपुर का पठार, ये गुजरात का क्षेत्र और राजस्थान का क्षेत्र है। ये देखिए, ये बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ पे भी यह पाई जाती है मध्य प्रदेश में। और इधर आगे हम चलें तो मेघालय हो गया, असम हो गया, इधर भी फैली हुई हैं आर्कियन चट्टानें। फिर पूरा हमारा हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कुछ तमिलनाडु, केरल और गोवा में भी यह चट्टानें मिलती है। मतलब हम कह सकते हैं दक्कन का जो पठार है, दक्कन का जो पठार है उसके अंतर्गत भी यह चट्टानें आती हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे चल के बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कौन कौन सी हैं, तो उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ फैली हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं, देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है, जो अभी हमने पहले पढ़ चुके हैं आर्कियन चट्टानें, उसी से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं जो अत्यंत ही रूपांतरित एवं विरूपित हो चुकी है। देखिए दोस्तों, अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। देखिए, अरावली पर्वत कहाँ पड़ेगा? राजस्थान, गुजरात से फैला हुआ राजस्थान और दिल्ली तक पहुँचा है। तो वह कैसा है? वह इसी क्रम का पर्वत है, धारवाड़ क्रम का पर्वत है। यह विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा जिले में हुआ है। यह प्रायद्वीप व बाह्य प्रायद्वीप दोनों में पाई जाती है। देखिए दोस्तों, धारवाड़ जो चट्टानें मूलतः 3 बिखरे हुए क्षेत्रों में पाई जाती है, और वह एक कौन कौन से हैं? कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिलों में, जहाँ से इनका विस्तार तमिलनाडु के नीलगिरी तथा मदुरई जिले में पाया जाता है। धारवाड़ चट्टान कर्नाटक में है। और छोटा नागपुर का पठार के मध्य पूर्वी हिस्से, मेघालय का पठार और मिकिर पहाड़ियों में भी इसका विस्तार है। हम पूरा जानकारी लेंगे मिकिर पहाड़ी कहाँ है, कैसे है, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आगे सारी जानकारी हमको प्राप्त होते जाएगी। एक ही वीडियो में पूरा समझाना नामुमकिन है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर का है दिल्ली के अरावली में, जो रायसीना हिल्स है। रियोलो श्रेणी, दिल्ली श्रेणी बोलते हैं उसको, रियोलो श्रेणी से लेकर अलवर राजस्थान तक हिमाचल प्रदेश में भी ये चट्टानें पाई जाती है। आप देख सकते हैं, मैप के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। ये हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कहाँ कहाँ हैं आप देख सकते हैं। देखिए, हम आपको दिखाते हैं, यह अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा है और असम का कुछ हिस्सा है। फिर आ जाएगा मेघालय, फिर आ जाएगा, देखिए इधर बांग्लादेश में भी है। और दोस्तों आगे बढ़ें हम तो ये झारखंड वाला क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र पड़ता है कुछ। फिर हमारा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर इधर चलें हम तो तेलंगाना, तेलंगाना में तो नहीं है, ये हमारा पड़ जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में है धारवाड़ क्रम। और थोड़ा सा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मध्य भी है, जहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और गुजरात में भी पड़ेगा, और ये अरावली श्रेणी जो यहाँ से गई है, तो ये दोस्तों यहाँ पे भी मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। भारत में धारवाड़ क्रम चट्टानें, देखिए आगे देखते हैं हम। भारत में धारवाड़ श्रेणी की चट्टानों का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में है। इन चट्टानों को अलग अलग क्षेत्रों में कुछ विशेष नामों से भी जाना जाता है, जो निम्नवत हैं। देखिए कौन कौन से नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो दक्षिणी दक्कन प्रदेश में, उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाटी तक धारवाड़ कहते हैं। और मध्यवर्ती व पूर्वी दक्कन प्रदेश में नागपुर व जबलपुर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे क्या बोलते हैं इसे? सौसर श्रेणी, सासर श्रेणी। और बालाघाट व भटिंडा में चिली श्रेणी बोलते हैं। देखिए अलग अलग नाम है दोस्तों, फिर से देख लेते हैं हम एक बार और। फिर से देखते हैं, दक्षिण दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाटी तक धारवाड़ बोलते हैं इसको। और मध्यवर्ती व पूर्वी दक्कन प्रदेश में नागपुर व जबलपुर में क्या बोलते हैं इसको? सासर श्रेणी बोलते हैं। बालाघाट भटिंडा में क्या बोलते हैं? चिली श्रेणी बोलते हैं। हजारीबाग, ये कहाँ पड़ेगा दोस्तों? झारखंड, रांची में पड़ेगा। वहाँ पे क्या बोलते हैं? गोंडाइट श्रेणी। क्या बोलते हैं दोस्तों? गोंडाइट श्रेणी बोलते हैं। विशाखापत्तनम में बोलते हैं दोस्तों कूदोराइट श्रेणी बोलते हैं।
गुजरात में चंपानेर बोलते हैं, चंपानेर दुर्ग वहीं पे था, तो गुजरात में चंपानेर श्रेणी बोलते हैं, और दिल्ली के निकट अरावली श्रेणियों के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बाह्य प्रायद्वीप भारत की धारवाड़ चट्टानें। चलिए बाह्य चट्टानें पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत पश्चिमी हिमालय के लद्दाख, जास्कर श्रेणी, गहड़वाल, ये हमारा हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र पड़ेगा, कुमायूं पर्वत, और हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी के निकट वरेल श्रेणी, एवं असम के पठारी भाग में शिलोंग श्रेणी के नाम से भी विस्तृत है। इस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रमुख धात्विक खनिज कौन कौन से? लोहा, सोना, मैंगनीज, तांबा, क्रोमियम आदि इन चट्टानों में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें देखते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कैसी है, कौन कौन सी हैं, और उसके अंतर्गत हम जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन देखिए, आर्कियन से धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। अब धारवाड़ की क्रम के अपर्दन से कौन सी चट्टाने का निर्माण हो रहा है दोस्तों? कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हो रहा है। तो ये हमने बता दिए। इस प्रकार ये भी परतदार चट्टानें हैं। इनका रूपांतरण धारवाड़ चट्टानों की तुलना में कम हुआ है, तथा इन चट्टानों में भी जीवाश्मों का अभाव है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों हालांकि उस समय पृथ्वी पर जीवों का उद्भव हो चुका था। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश का कुड़प्पा जिला है, उसके नाम पर ही कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण हुआ है, जहां अर्धचंद्राकार रूप से इसका निर्माण हुआ है। यह विस्तार है। चलिए आगे देखते हैं। ये चट्टानें मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, पापाधानी श्रेणी, पूर्वी राजस्थान तथा उत्तरी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इसका विस्तार है। राजस्थान की कुड़प्पा चट्टानें दिल्ली श्रेणी के नाम से जानी जाती है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध है। इस क्रम की कुछ चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में सोने के प्रमाण मिले हैं। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। देखिए अब कुड़प्पा क्रम की चट्टानें देखते हैं, हम मैप के माध्यम से देखते हैं। देखिए महेश कुमार वर्णवाल जो बुक है दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा कि इस बुक से आप पढ़ें। बहुत ही अच्छी बुक है और सभी पूरा सारांश मिलेगा हमको, एनसीईआरटी बेस्ड है। देखिए दोस्तों दिल्ली में मिलेगा, और ये रायपुर छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे लिखा भी है रायपुर छत्तीसगढ़। ये देखिए ये रायपुर पूरा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पे भी मिलेगी ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। फिर हैदराबाद में, फिर आंध्र प्रदेश हैदराबाद से लगा हुआ है, उसी से तो अलग हुआ है तेलंगाना, तो वहाँ पे भी ये चट्टानें मिलेगी। चलिए फिर चेन्नई में कुछ क्षेत्र मिलता है। तो दोस्तों ये मैप के माध्यम से हमने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पढ़ते हैं। तो दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरेसिक युग के मध्य हुआ है। जुरेसिक युग वही युग है जब पहले डायनासोर पाए जाते थे और अब विलुप्त हो चुके हैं। इन चट्टानों में जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। देखिए गोंडवाना चट्टान में जीवों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी प्रदेशों में तथा कश्मीर, दार्जिलिंग कहाँ पड़ेगा दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा असम में पाया जाता है। मैप के माध्यम से देखा जाए तो गोंडवाना चट्टानें ये देखिए, हमने आपको बताया ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाला कुछ क्षेत्र है, हैदराबाद महाराष्ट्र, ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। ये देखिए झारखंड वाला क्षेत्र है, ये झारखंड वाला रांची वाला क्षेत्र है, बिहार में भी फैला है, छत्तीसगढ़ के ऊपर क्षेत्र में भी है, और ये हमारा सिक्किम दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, यहाँ पे भी गोंडवाना चट्टानें पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ है। भारत का 98% कोयला
इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, भारत का जो सर्वाधिक कोयला प्राप्त होता है, कोयला वह किस चट्टान से होता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होता है। इसके अतिरिक्त इसमें बालू का पत्थर, चीका मिट्टी तथा लिग्नाइट भी मिलता है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप के बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्रिटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम भाग में, ये प्रायद्वीपीय भारत है, माफ़ कीजिए, ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसके पश्चिम भाग में यहाँ पे ये पूरा दक्कन वाला क्षेत्र है, ये पूरा दक्कन वाला क्षेत्र है। व्यापक ज्वालामुखी क्रियाएं हुई जिससे बेसाल्ट लावा के प्रवाह से सीढ़ीदार भू आकृतियों का निर्माण हुआ है। देखिए दोस्तों, दक्कन ट्रैप जो दक्कन का पठार है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो ज्वालामुखी की क्रिया से हुआ है। इसका विस्तार महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात व दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी हुआ है। दक्कन ट्रैप शैलों से भवन व सड़क निर्माण होता है। यहाँ क्वार्टर्स, बॉक्साइट तथा अर्धमूल पत्थर भी पाए जाते हैं। इसे ट्रैप कहने का कारण यह है कि लावा के प्रवाह के फलस्वरूप सीढ़ीनुमा स्थलाकृति का विकास हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रैप बोलते हैं। चलिए, यह संरचना बेसाल्ट एवं डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है। ये चट्टानें काफ़ी कठोर हैं। इन चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। काली मिट्टी का निर्माण कौन सी चट्टानों से होता है? तो बेसाल्ट चट्टान है। बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और दक्कन का जो पठार है, देखिए लावा के जो ज्वालामुखी का उद्गम होता है, उद्गार होता है, लावा निकलता है, उससे बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। और जब बेसाल्ट चट्टान में अपर्दन होता है तो वह काली मिट्टी का निर्माण करता है। चलिए, काली मिट्टी को दोस्तों काली कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दक्कन ट्रैप हम मैप के माध्यम से देखते हैं। तो लीजिए दोस्तों, दक्कन ट्रैप का डायग्राम आ चुका है। दोस्तों, हम पढ़ा रहे हैं डायग्राम के माध्यम से, तो आपको कभी भी असुविधा नहीं होगी। आपका मस्तिष्क में यह चित्र बन जाएगा कि हाँ, हमने मतलब डायग्राम के माध्यम से पढ़े हैं, तो इसका डायग्राम ऐसा था, वो पूरा आपको याद आ जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम के माध्यम से ही याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे ही आप नाम से याद नहीं रख सकते। डायग्राम अगर मस्तिष्क में बैठा है दोस्तों, तो आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। तो देखिए डायग्राम, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, देखिए ये मध्य प्रदेश वाला, ये गुजरात वाला क्षेत्र है, ये देखिए दक्कन ट्रैप है, ये पूरा, ये कर्नाटक में भी फैला है, कुछ क्षेत्र है तेलंगाना में भी फैला है। चलिए दोस्तों, डायग्राम देख चुके हैं हम, आगे चलते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो दोस्तों, इसका निर्माण विंध्यन पर्वत से हुआ है। विंध्य पर्वत से हुआ है। गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच यह विभाजक रेखा बनाती है। कौन बनाती विभाजक रेखा? विंध्यन क्रम की चट्टानें बनाती है। तो दोस्तों, विंध्यन प्रणाली राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम, जहाँ शेरशाह सूरी का मकबरा है, सासाराम तक दोस्तों विस्तृत है। भांदर श्रेणी, बिजवार श्रेणी, देखिए बहुत ही अच्छा, बिजवार श्रेणी, भांदर श्रेणी, बिजवार श्रेणी, कैमूर श्रेणी विंध्यन क्रम के अंतर्गत आते हैं। तो आपको कई बार पूछा जाता है बिजवार श्रेणी, बिजवार श्रेणी किसके अंतर्गत आता है? तो विंध्यन क्रम के अंतर्गत आती है। और भांदर श्रेणी और कैमूर, ये भी किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? विंध्यन क्रम के अंतर्गत आती है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं मैप के माध्यम से। तो दोस्तों, विंध्यन क्रम की जो चट्टान है 1,03,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। और आगे देखा जाए तो ये देखिए, आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं विंध्यन चट्टानें, ये राजस्थान का कुछ भाग है। ये विंध्यन क्रम की चट्टानें ऐसे गई है। भांगर श्रेणी, बिजवार श्रेणी और कैमूर श्रेणी ये अपने कटनी के अंतर्गत आएगी। ये मध्य प्रदेश से भी जाती है। और यही विंध्यन श्रेणी जो है भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। दोस्तों, ये जो विंध्य श्रेणी ये परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है।
इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर क्ले माफ़ कीजिए, आदि मिलते हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है, इसी से सीमेंट का निर्माण होता है, जबकि बलुआ पत्थर में से दिल्ली का लाल किला, मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप आदि का निर्माण हुआ था। देखिए, दिल्ली का लाल किला का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, यह आपको याद रखना है। पन्ना और गोलकुंडा के प्रसिद्ध हीरा की खानें विंध्यन क्रम में ही है स्थित है। देखिए दोस्तों, जो मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिला में जो हीरे की प्रसिद्ध खान है, तो उसका निर्माण, और गोलकुंडा की जो प्रसिद्ध खान है उसका निर्माण भी विंध्यन क्रम की चट्टान से ही हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानें सामान्यतः जीवाश्म विहीन है, मतलब इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, किंतु कैमूर क्रम की चट्टानों के निचले भागों में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति से वानस्पतिक जीवन के कुछ संकेत मिलते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारी चट्टानें देखते हैं, टर्शियरी क्रम की चट्टानें। तो दोस्तों, टर्शियरी क्रम की चट्टानें देखें तो टर्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच में हुआ है, और टर्शियरी शैलें मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों? टर्शियरी क्रम की चट्टानें मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में ये केवल तटीय क्षेत्रों में सीमित है। इस क्रम की शैलों में पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं। देखिए, टर्शियरी क्रम में पेट्रोल पदार्थ पाया जाता है, मतलब इसमें जीवाश्म पाया जाता है। यह क्रम कश्मीर से कुमायूं क्षेत्र में विकसित रूप में पाया जाता है, जहां इसे लीलांग क्रम के नाम से जाना जाता है। लीलांग क्रम के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ पे? कुमायूं क्षेत्र में। चलिए, मैप के माध्यम से देखा जाए तो दोस्तों, ये पूरा जो शिवालिक श्रेणी फैली हुई है टर्शरी चट्टान के अंतर्गत है। देखिए, पूरा हिमालय क्षेत्र है, ये आगे तक गया अरुणाचल प्रदेश, जो हमारे पूर्ववर्ती राज्य हैं, यहाँ पे भी ये टर्शरी क्रम की चट्टानें मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें देखते हैं। तो दोस्तों, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत प्लीस्टोसीन तथा वर्तमान होलोसीन युगीन शैलें सम्मिलित है। प्लीस्टोसीन क्रम की शैलों का विस्तार कश्मीरी घाटी, झेलम घाटी, देखिए कश्मीरी घाटी कश्मीर में, झेलम नदी झेलम घाटी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा की ऊपरी घाटियों में, वहाँ पे भी यह क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। गंगा और सतलज से अतिरिक्त प्रायद्वीपीय जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि जो नदियां हैं, नदियों के मुहाने पर काप के नवीन निक्षेप पाए जाते हैं। दोस्तों, करेवा बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको पढ़ाने जा रहे हैं। करेवा सरोवरी निक्षेप है। करेवा क्या है दोस्तों? सरोवरी निक्षेप है, जिसमें बादाम, अखरोट तथा जाफरान की खेती की जाती है। तो दोस्तों, जाफरान की खेती कहाँ की जाती है और कहाँ की जाती है, किस नाम से जाना जाता है? तो करेवा के नाम से जाना जाता है। करेवा सरोवरी निक्षेप है। करेवा क्या है दोस्तों? तो सरोवरी निक्षेप है, जिसमें बादाम, अखरोट और जाफरान की खेती की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। अब इसके अंतर्गत हम देखिए पढ़ने जा रहे हैं भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार। देखिए दोस्तों, भौगोलिक तौर पर दक्कन का जो पठार है, लंबवत संचलन का उदाहरण रहा है, एवं यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं, जिनसे यहाँ का जल विद्युत उत्पादन संभव है। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खड्डों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है, जिनसे सिंचाई व्यवस्था संभव हो पाती है। दक्कन के लावा पठार के अंतर्गत के अपरदन एवं अपक्षयन से उपजाऊ काली मिट्टी निर्मित हुई है, जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। पश्चिम घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लेटराइट मिट्टी प्राप्त का निर्माण हुआ है, जिन पर मसालों, चाय, कॉफ़ी आदि की खेती की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों की लाल मिट्टियों में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू एवं सब्जियों की खेती की जाती है। और पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदा हरित वन मिलते हैं, उसी को सदाबहार वन भी बोलते हैं। एवं
यहाँ सागौन, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस आदि आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी वनों की लकड़ियाँ मिलती है। इस पठार के आंतरिक भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास भूमियाँ मिलती है। तो दोस्तों इसमें जिसके आधार पर पशुपालन संभव हो पाता है। और प्रायद्वीपीय पठार भारत के खनिज संसाधनों के अधिकांश भाग की पूर्ति करता है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैंगनीज आदि खनिजों में संपन्न है। देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर का जो पठार है को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं, हमने पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों के विपुल भंडार है, माफ़ कीजिए, विपुल भंडार मतलब बहुत ज़्यादा भंडार हैं यहाँ पे खनिजों के। इसलिए इसको क्यों बोलते हैं भारत का रूर? क्योंकि सर्वाधिक खनिजों का भंडार प्राप्त हुआ है, इसलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। और विश्व का रूर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। भारत का रूर तो आपको पता चल गया, छोटा नागपुर का पठार है। तो दोस्तों विश्व का रूर किसे बोलते हैं? राइन नदी घाटी। किसको बोलते हैं दोस्तों? राइन नदी घाटी। राइन नदी कहाँ पड़ेगी? तो बर्लिन देश में राइन नदी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर यहाँ विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की स्थापना संभव हो सकी। पठारी भाग के तटीय भागों पर अनेक खाड़ियाँ और लेगुन मिलते हैं, जहाँ बंदरगाहों व पोताश्रय निर्माण संभव हो सका है। पोताश्रय मतलब जहाज निर्माण उद्योग, जहाँ पे जहाज का मरम्मत होती है उसको बोलते हैं दोस्तों पोताश्रय। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर की विशाल पर्वतमाला। तो दोस्तों उत्तर की विशाल पर्वतमाला, देखिए अभी हमने इसके पहले क्या पढ़े, हम 3 भाग पढ़ रहे हैं दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़े हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा भाग पढ़ रहे हैं हम उत्तर की विशाल पर्वतमाला। देखिए इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं भारत के उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, जो भारत को कई प्रकार से लाभ पहुंचाती है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। इसकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप की शेष एशिया से अलग प्राकृतिक दशा बन सकी है। देखिए भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह शीत ऋतु में आने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है, जिसके फलस्वरूप भारत इन ठंडी ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से बच जाता है। चलिए उत्तर की विशाल पर्वतमाला पढ़ रहे हैं हम। अब देखते हैं दोस्तों इसी के आगे, इसी प्रकार वर्षा काल में हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा कराता है। हिमालय जो पर्वतमाला है जिस पर हमारी कृषि निर्भर है। हिमालय नदियों को वर्षवाहिनी भी बनाए रखता है। वर्षवाहिनी मतलब वर्ष भर बहने वाली नदी, क्योंकि हिमालय में हिम के पिघलने से नदियों में जल की आपूर्ति वर्ष भर होती रहती है। इन नदियों के वर्षवाहिनी होने के कारण यहाँ विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं संपन्न हो पाती हैं। उदाहरण के लिए सतलज, यमुना, गंगा आदि नदियों से निकली कई नहरों को देखा जा सकता है। और हिमालय की नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद भी लाती है, बिल्कुल लाती है, अवसाद लाती है, जिससे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। मतलब जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो दोस्तों हिमालय से जो नदी निकलती है उसके अंतर्गत जब नदी का पानी आता है और बाढ़ आ जाती है, तो वह नदी, देखिए जैसे कि ये नदी है, यहाँ पे पानी बह रहा है, अब पानी का बहाव हो रहा है, तो आप देखिए अगर ये पानी का बहाव ये नदी की जो घाटी है, किनारे हैं, इससे अगर ऊपर जाती है तो वो अपने अवसादों को यहाँ पे बिछाते हुए जाती है, यहाँ पे बिछाते हुए जाती है। इसी से किसका निर्माण होता है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, इसलिए जलोढ़ी मैदान भी कहते हैं। हिमालय के विविध संसाधनों के विकास का संभावित प्रदेश भी है। यहाँ कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, बिस्मथ जैसे धात्विक खनिज संसाधन हैं। इसकी जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण धात्विक खनिजों का खनन अभी संभव नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ कोयला, पेट्रोलियम अधात्विक संसाधन भी है। अत्यधिक अधात्विक संसाधनों के अंतर्गत हिमालय की टर्शियरी संरचना में कोयला के विभिन्न प्रकार के कोयला मिलते हैं।
और इसमें सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है दोस्तों? एंथ्रेसाइट। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है दोस्तों? एंथ्रेसाइट भी उपलब्ध है, जो कि करगिल क्षेत्र के रियासी में मिलता है। देखिए, वन संसाधनों के अंतर्गत सागौन, शीशम, ओक, लॉरेल, देवदार, मैग्नेलिया, बांस आदि के वन आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक उपयोगी हैं। इन वन क्षेत्रों में दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिलती है, जिस पर हमारा आयुर्वेदिक उद्योग आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। देखिए, हिमालय क्या है दोस्तों? पर्यटकों का आकर्षण केंद्र भी है। बहुत से पर्यटक जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, जिसके कारण बाहर से, देखिए, बाहर से भी बहुत सारे विदेशी घूमने के लिए आते हैं। उससे भी हमारे यहाँ रोजगार बढ़ रहा है। जैसे कि ऑटो वाले हो गए, वहाँ पे दुकानें, होटलों वाले हो गए, उनको रोजगार प्राप्त हो रहा है, पैसे आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। इसका एक व्यापक सांस्कृतिक महत्व भी रहा है। हिमालय अपने दक्षिणी भाग के लोगों में समेकित संस्कृति के विकास का आधार रहा है। विविधताओं के बावजूद राजनीतिक व सांस्कृतिक एकत्व का बोध कराने में इसकी महती भूमिका रही है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। दोस्तों, इनका निर्माण क्वाटरनरी व नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में हुआ है। यह भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना है। टैथिस भूसन्नति के निरंतर सकरा व छिछला होने एवं हिमालय व प्रायद्वीपीय भारत की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुआ है। इसके पुराने जलोढ़ बांगर एवं नए जलोढ़ को क्या बोलते हैं दोस्तों? खादर बोलते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं दोस्तों? खादर बोलते हैं। आपको याद रखना है। इस मैदानी भाग में दोस्तों, इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। तो दोस्तों, हमने पढ़े अभी क्या? उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, ये हमारा तीसरे नंबर का था। पहला हमने दक्षिण भारत का, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ लिए अभी। और बीच में हमने दूसरे नंबर पे क्या पढ़े थे दोस्तों? हिमालय पर्वत क्षेत्र पढ़े हैं। चलिए, तो दोस्तों चलते हैं, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ये आज हमारा हुआ क्या दोस्तों? भारत का भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना हमने पूरा पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी चट्टानें हैं, कौन कौन से क्रम है, उसके अंतर्गत हमने पढ़ चुके हैं। आप इसको बार बार पढ़िए, बार बार देखिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगी सारी चीज़ें। और दोस्तों, आगामी एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।